विद्यार्थियों नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने प्रेशर ग्रुप क्या है, प्रेशर ग्रुप की क्या लक्षण हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, प्रेशर ग्रुप का क्या महत्व है और क्या इसकी उपयोगिता है, इसके बारे में बताया था। पुनः इसे संक्षिप्त रूप से दोबारा देखते हैं। विद्यार्थियों, चूंकि विदित है प्रारंभ में प्रेशर ग्रुपों को, दबाव गुटों को, प्रभावक गुटों को तुच्छ निगाह से देखा जाता था, हे की दृष्टि से देखा जाता था, परंतु वर्तमान डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाता है, इन्हें जरूरी समझा जाता है, जिसके कारण कि ये शासन और सत्ता पर एक निश्चित मात्रा में अंकुश लगाकर शासन की भागीदारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करने लग गए हैं। विद्यार्थियों, यदि हम इसके लक्षणों को देखें तो इसके लक्षण मुख्य रूप से विशिष्ट हितों से संबंधित रहते हैं। महत्व की यदि बात करें, उपयोगिता की यदि बात करें, तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं। शासन के लिए ये सूचनाएं एकत्र करने वाले संगठन के रूप में दिखाई देते हैं। शासन को प्रभावित करने वाले संगठन के रूप में दिखाई देते हैं और सरकार की और सत्ता की निरंकुशता को कम करने वाले ये दबाव समूह हैं। समाज और शासन में, शासन और समाज में, सत्ता और समाज में ये एक संतुलन स्थापित करने का भी कार्य करते हैं और इसके अलावा ये व्यक्ति और सत्ता के मध्य एक बीच की कड़ी का भी कार्य करते हैं। यूं कहें तो ये विधानमंडल के पीछे वाला विधानमंडल के रूप में भी हमें दिखाई देते हैं और इनकी यदि हम तुलना करें, पॉलिटिकल पार्टीज और दबाव समूह की ये तुलना करें, तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव में भाग लेती है, जबकि दबाव समूह चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। विद्यार्थियों, राजनीतिक दलों का एक विस्तृत संगठन होता है, जबकि दबाव समूह का ज्यादा बड़ा संगठन नहीं होता, अपितु सूक्ष्म होता है। राजनीतिक दलों का एम, उद्देश्य भी विस्तृत होता है, जबकि दबाव समूह का उद्देश्य संक्षिप्त होता है, संकीर्ण होता है। विद्यार्थियों, राजनीतिक दल विधानमंडल में कार्य करते हैं, जबकि दबाव समूह विधानमंडल के बाहर कार्य करते हैं। अब मेरे मित्रों, विद्यार्थियों, प्रभावक गुट और दबाव समूह और हित समूह, इन सभी को प्राय एक समझ लिया जाता है, परंतु प्रभावक गुट और दबाव समूह को एक कहा जाना तो ठीक है, परंतु हित समूह और दबाव समूह में थोड़ा बहुत अंतर जो दिखाई देता है वो इस प्रकार है कि दबाव समूह और हित समूह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों में जो अंतर है वो एक सैद्धांतिक महत्व का है। वो क्या है? जैसा कि अर्ल लद्दम के शब्दों में, सभी हित समूह दबाव गुट नहीं होते, किंतु समय आने पर सभी हित समूह दबाव गुट का रूप धारण कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सभी हित समूह दबाव गुट नहीं होते हैं,
परंतु समय आने पर सभी हित समूह दबाव गुट का रूप धारण कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? जैसे छात्रों का समूह, अध्यापकों का समूह, डॉक्टरों का समूह, व्यापारियों का समूह आदि समूह हित समूह है। और क्योंकि वे अपने हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु ये हित समूह जब राजनीतिक निर्णय को प्रभावित कर देते हैं तो ये दबाव गुट की श्रेणी के अंतर्गत माने जाते हैं। इस प्रकार ये प्रभावक गुट बन जाते हैं, दबाव गुट बन जाते हैं। जब हित समूह के हित संकट में होते हैं अथवा जब इन्हें कतिपय स्वार्थों की प्राप्ति करनी होती है तो ये सक्रिय बन जाते हैं, अन्यथा ये हित समूह के रूप में ही निष्क्रिय बने रहते हैं। विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं दबाव समूह के तरीके क्या क्या होते हैं जिसके कारण ये शासन की नीति को प्रभावित करते हैं। पहला, प्रचार प्रसार के साधन। विद्यार्थियों, ये दबाव गुट अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनता में अपने पक्ष में सद्भावना का निर्माण करने के लिए तथा विधायकों के दृष्टिकोण को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न दबाव समूह प्रेस, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, अन्य ग्रुपों के माध्यम से जितने भी अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका सहारा लेते हैं, उपयोग करते हैं और प्रचार प्रसार के साधनों के द्वारा सरकार की नीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थियों, इसके अलावा इसका जो दूसरा तरीका है वो है आंकड़े प्रकाशित करना। नीति निर्माताओं के समक्ष अपने पक्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए दबाव समूह आंकड़े प्रकाशित करवाते हैं ताकि अपनी मांग को पूरी किया जा सके, अपनी मांग पूरी हो सके। इसके अलावा इसका जो तीसरा तरीका हमें दिखाई देता है वो है गोष्ठी आयोजित करना, सेमिनार आयोजित करना, अन्य प्रकार की भीड़ को आयोजित करके सरकार पर दबाव बनाना। वर्तमान में दबाव समूह विचार विमर्श तथा वाद विवाद के लिए सेमिनार आयोजित करते हैं, वार्ताएं आयोजित करते हैं, भाषण मालाएं आयोजित करते हैं, गोष्ठियां आयोजित करते हैं और इन गोष्ठियों में विधायिका के सदस्यों तथा प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों को भी ये आमंत्रित करने की कोशिश करते हैं या आमंत्रित करते हैं और उन्हें अपने दृष्टिकोण से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, इसके अलावा इसका जो चौथा तरीका हमें दिखाई देता है वो संसद की लॉबियों में सक्रिय रहना है। जैसे दबाव गुट अपने एजेंटों के माध्यम से संसद के सभा कक्षों में जाकर सदस्यों को प्रभावित करने का प्रयत्न भी करते हैं। व्यावसायिक संगठन संसद की लॉबियों में संसद सदस्यों को प्रभावित करने के लिए चतुर वकीलों या एजेंटों की नियुक्ति भी करते हैं जो इन स्वार्थों की पूर्ति के लिए कठोर परिश्रम करते रहते हैं और लॉबी क्षेत्र के एजेंट अपने न्याय संगत अधिकारों की रक्षा के लिए खुले उपायों का भी सहारा लेते हैं। विद्यार्थियों, ये विधायकों के साथ संपर्क भी स्थापित कर लेते हैं, इनकी गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं और उनकी मनोवृत्ति को बदलने का भरपूर प्रयास करते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों, एक जो अनैतिक कार्य है, जो धर्म के विपरीत है, वो भी एक करने का प्रयास करते हैं, करते भी हैं, जैसे रिश्वत, बेईमानी और अन्य उपाय। भ्रष्टाचार अपनी अभिष्ट स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति के लिए दबाव समूह रिश्वत और घूस देने से भी नहीं कतराते। बेईमानी के तरीकों का उपयोग करते हैं, कहीं कहीं पर तो आवश्यकता अनुसार ये शराब और सुंदरी का भी प्रयोग करते हैं। प्रत्येक राज्य की राजधानी में, कैपिटल में दबाव समूह के प्रतिनिधित्व सक्रिय और क्रियाशील रहते हैं। व्यावसायिक दबाव समूह धन खर्च करके अपने साध्यों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। विद्यार्थियों, ये अनैतिक कार्य, इसको करने से भी ये दबाव समूह नहीं चूकते हैं। अगला कार्य जो है वो है लॉबिंग। लॉबिंग से हमारा तात्पर्य है सरकार को प्रभावित करना। यह एक राजनीतिक उपाय है और लॉबिंग करने वाले व्यक्ति
दबाव समूह और सरकार के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। वे लॉबिंग 3 प्रकार से करते हैं। सूचनाएं प्रकाशित करते हैं, नियोजनकर्ता के हितों की रक्षा करते हैं तथा विविध राजनीतिक प्रभावों को स्पष्ट करते हैं। लॉबिंग के माध्यम से दबाव समूह विधि निर्माताओं को प्रभावित करते हैं तथा वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति करने का उद्देश्य रखते हैं और प्राप्त करते हैं। इसके अलावा संसद सदस्यों के मनोनयन में ये रुचि रखते हैं, नॉमिनेशन में ये रुचि रखते हैं। दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों को चुनावों में दलीय प्रत्याशी मनोनयन करने में मदद देते हैं जो आगे चलकर संसद में उनके हितों की पूर्ति को कर सके, सहायक बन सके उसमें। और ऐसे कहा जाता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संसद सदस्य दबाव समूह की जेब में होते हैं। चुनावों में प्रत्याशियों को पैसा चाहिए और पैसा आपको मालूम है ये दबाव समूह के द्वारा ही उपलब्ध किया जाता है। जितने भी औद्योगिक घराने हैं, जितनी भी ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी ये पूंजीपति लोग हैं, वो अपनी नीतियों को मनवाने के लिए, अपने व्यवसायों को चलवाने के लिए सरकार को, सत्ता को, राजनीतिक दलों को धन उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि उनको चुनाव लड़ने के लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए, और वो उनको उपलब्ध करा करके उनको अपनी रुचि के, अपने हितों को साधने वाले, अपनी बात को मानने वाले प्रत्याशियों को खड़ा करने में, उनको नॉमिनेट करने में दबाव डालते हैं और जिसके कारण वो अपने हितों को साध सके। एक अन्य तरीका जो ये अपनाते हैं वो है प्रदर्शन। कभी कभी दबाव समूह, दबाव गुट उग्र आंदोलन का भी सहारा लेते हैं, प्रदर्शन का भी सहारा लेते हैं, साधनों का भी प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों, कहना उचित नहीं होगा, जितने भी हमारे जातीय गुट हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के यहाँ हो, चाहे किसी भी राज्य में हो, ये राजस्थान स्टेट की यदि हम बात करें तो ये दबाव गुट हिंसा का प्रयोग करके सार्वजनिक हितों, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाते हुए कई प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। और ये राजस्थान में विभिन्न स्टेटों में भिन्न भिन्न समयों पर हमें दिखाई देता है। इस प्रकार ये हिंसात्मक प्रदर्शन करके सरकार पर दबाव डालकर अपने हितों को साधने का भरपूर प्रयास करते हैं और कभी कभी ये अपने लक्ष्य की पूर्ति करने में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, मित्रों, इस प्रकार के प्रदर्शन हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के विपरीत है और निश्चित रूप से इन दबाव गुटों को, इन प्रेशर ग्रुपों को चाहिए कि प्रदर्शन या अपनी नीति मनवाने के लिए संवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करें और सरकार पर, शासन सत्ता पर अपनी नीतियों को मनवाने के लिए संवैधानिक साधन का प्रयोग करें। तब जाकर आज का लोकतंत्र और ज्यादा स्वस्थ और मजबूत हो सकेगा, आगे बढ़ सकेगा। लोकतंत्र की जो प्रक्रिया, लोकतंत्र की जो व्यवस्था आज हमारे यहाँ कायम है, भारत देश में कायम है, निश्चित रूप से एक स्वस्थ लोकतंत्र बचा रहेगा। विद्यार्थियों, हमें भी, हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी समाज के हित में, देश के हित में, राष्ट्र के हित में, राज्य के हित में इस प्रकार की व्यवस्थाओं का विरोध करें। और दबाव गुट यदि है, प्रेशर ग्रुप यदि है, तो वो भी संवैधानिक दायरों में होना चाहिए।
ताकि आने वाले समय में ये प्रेशर ग्रुपों को और ज़्यादा एक ही दृष्टि से नहीं देखा जा सके, बल्कि सरकार के लिए, शासन सत्ता के लिए एक निश्चित साधन, उपयोगी साधन के रूप में समझा जाने लगे। तब जाकर ही इस देश में स्वस्थ लोकमत का निर्माण हो सकेगा, स्वस्थ लोकतंत्र को आगे बढ़ाया जा सकेगा। मित्रों, विद्यार्थियों, दबाव समूह का जो वर्गीकरण है, प्रेशर ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन है, वो आमंड और पॉवेल ने 4 प्रकार से बताया है। वो है संस्थात्मक दबाव समूह, और दूसरा है समुदायात्मक दबाव समूह, और तीसरा है गैर समुदायक दबाव समूह, और चौथा है प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। इसके बारे में भी हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे कौन कौन से हैं, कैसे हैं, कौन कौन से दबाव समूह किन किन के अंतर्गत आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।